हाँ बच्चों, अब तक अपन ने इस क्लास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली और विद्युत ऋणता अपन अनुप्रयोग कर चुके हैं। और लास्ट अनुप्रयोग में ले रहा हूं आज। जो लास्ट का अनुप्रयोग है वो है द्विअंगी यौगिकों का जल अपघटन। ठीक है, या फिर मैं कह दूं जल अपघटन का उत्पाद का निर्धारण। मान लो ये पॉइंट भी केमिकल बॉन्डिंग में खूब आएगा, पी ब्लॉक में खूब आएगा, लेकिन अपन इसको यहीं पे कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं, उन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। सारे ही क्वेश्चन अपने से हो जाएंगे। इसके लिए अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, बस वो ध्यान रखिए। द्विअंगी का मतलब पहले ही बता चुका हूं। बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है दो ही प्रकार के तत्व वहां पे मौजूद है। दो ही प्रकार के तत्व का मतलब है बेटा संख्या तो चाहे कितनी भी हो, लेकिन प्रकार तत्वों के दो ही है। क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। एक द्विअंगी यौगिक के जल अपघटन के लिए मैंने कहा कि कुछ 2 या 3 लाइन मैं आपको लिखवाऊं, वो आपको बेटा हर हाल में ध्यान रखनी पड़ेगी, साथ लेके चलनी पड़ेगी। ये लाइन क्या है कि एक द्विअंगी यौगिक का जल अपघटन कब होगा, तो मैं कहूंगा उन यौगिकों, मेरा यौगिकों से मतलब द्विअंगी यौगिकों से है, ठीक है, उन यौगिकों का जल अपघटन होगा। क्योंकि पहले तो कई क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि भाई इसका जल अपघटन होगा कि नहीं, और किसका जल अपघटन होगा तो उत्पाद क्या बनेगा। दो ही क्वेश्चन बनेंगे, जल अपघटन होगा कि नहीं होगा, तो उसका जवाब देना सिखा रहा हूं पहले तो कि भाई किन का जल अपघटन होता है। तो उन यौगिकों का जल अपघटन होगा जिनमें कम विद्युत ऋणी, अरे कम विद्युत ऋणी, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है। कम विद्युत ऋणी परमाणु के पास क्या हो, रिक्त कक्षक होना चाहिए। ये एक पहली शर्त लिखवा दी है मैंने जो ध्यान रखनी है कि भाई उन द्विअंगी यौगिकों का जल अपघटन होगा जिनमें कम विद्युत ऋणी परमाणु के पास में क्या मौजूद रहे, रिक्त कक्षक मौजूद रहे। ठीक है, पहले ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि किन के पास में रिक्त कक्षक मिलेगा और किन के पास में नहीं मिलेगा। इसका भी एक इजी सा तरीका बता रहा हूं। क्या तरीका है बेटा, थर्ड या नीचे के, मतलब तीसरे या इससे नीचे के आवर्त के तत्व है। आप बेटा हमेशा ध्यान रखना कि तीसरे आवर्त और इसके नीचे के आवर्त के तत्वों में आमतौर पर आपको रिक्त डी कक्षक मिलेगा ही मिलेगा। दोबारा सुन लो, तीसरे आवर्त और उससे नीचे के आवर्त के तत्वों में आपको रिक्त कक्षक मिल ही जाएगा, है ना। तो मैं कहूंगा तत्व के तत्वों के यौगिकों में, क्योंकि यहां यौगिकों की बात हो रही है, अकेले तत्व की बात नहीं हो रही, यौगिकों में रिक्त कक्षक उपलब्ध रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, यानी यहां समस्या ही नहीं है। तुम कहोगे सर फिर समस्या कहां है, तीसरे और नीचे के आवर्त के तत्वों में तो कोई समस्या नहीं है ना। नीचे के आवर्तों में कोई समस्या नहीं है क्योंकि नीचे तो कक्षक बढ़ते जाएंगे। समस्या है वो पहले और दूसरे आवर्त में है। सोचने वाली बात वो क्या है वो भी सुन लो। प्रथम आवर्त के तत्व कौन है भैया, हाइड्रोजन और हीलियम। कभी जल अपघटन की बात ही नहीं आएगी। इसका मतलब है पहले आवर्त को तो छोड़ ही दो चाहे से, क्योंकि चेक ही नहीं करना पड़ेगा। अब रही बात दूसरे आवर्त की, बेटा सेकंड आवर्त में सोचने वाली बात होगी। सेकंड आवर्त में मैं कहूंगा कि लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरोन के यौगिकों में प्राय रिक्त कक्षक होते हैं। लिथियम, बेरिलियम और बोरोन के यौगिकों में रिक्त कक्षक होते हैं। और एक अच्छी बात बता दूं कि ये रिक्त कक्षक भी पी कक्षक होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे आवर्त के तत्वों में डी तो होने का सवाल ही नहीं उठता। आपको एक अच्छी बात बता दूं कि पहले आवर्त के तत्वों में एक ही है एस,
दूसरे आवर्त के तत्वों में 2 हैं एस और पी, तीसरे आवर्त के तत्वों में एस पी डी मिलना चालू हो जाएगा। मैं डी कक्षक की बात कर रहा हूं, डी ब्लॉक की बात नहीं कर रहा। चौथे आवर्त के तत्वों में आपको 4 कक्षक मिलने चालू हो जाएंगे, 4 उपकोष मिलने चालू हो जाएंगे, एसपीडीएफ। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि चौथे आवर्त के तत्वों में सबसे बाहर का कोष भी कौन सा है? चौथा है, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है कि इस दूसरे आवर्त के कौन कौन से बच गए? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के यौगिकों में रिक्त कक्षक अनुपस्थित होगा। इसलिए बेटा जी इनके यौगिकों का जल अपघटन नहीं होगा, ये पहले से सुन लो आप। ये वो की पॉइंट है जो अपने को काम में लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। हर एग्जाम्पल में ये चीज काम में आएगी भैया, ठीक है ना? और लास्ट में, हालांकि जब मैं एग्जाम्पल्स लूंगा तो यह बात और क्लियर हो जाएगी, लेकिन बेटा जी एक चीज इजी सी बता दूं कि जल अपघटन के दौरान होता क्या है। जल अपघटन के दौरान वैसे नाम से तो पता चल रहा है कि जल की उपस्थिति में यौगिक का टूटना। भाई जल अपघटन का मीनिंग क्या है? जल की उपस्थिति में यौगिक का टूटना। लेकिन न सिर्फ यौगिक टूटता है, जैसे मान लीजिए कि यौगिक टूटा तो प्लस माइनस में बदल गया। अब क्या होगा कि एक के पास में H प्लस जाएगा और दूसरे के पास में OH माइनस जाएगा। तो यौगिक तो टूटता है, लेकिन इससे जल के H प्लस और OH माइनस जुड़ भी जाते हैं। तो अपने को एग्जाम्पल्स कर लेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी। लेकिन पहले ही बता दूं कि H प्लस किसके पास जाता है और OH माइनस किसके पास में जाता है। तो यार H प्लस प्लस वाला किसके पास जाएगा? माइनस वाले के पास में। माइनस चार्ज किस पर आता है? अधिक विद्युत ऋणी के पास में। तो H प्लस कहां जाएगा? अधिक विद्युत ऋणी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक विद्युत ऋणी तत्व के पास जाएगा। और OH माइनस किसके पास जाएगा? कम विद्युत ऋणी तत्व के पास में, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में OH माइनस जाएगा। ये वो की पॉइंट है जो आप लिख लीजिए, जल अपघटन के दौरान आपके काम आएंगे। इज दैट क्लियर? अब मैं आगे बढ़ूंगा और अब मैं क्या करूंगा? एग्जाम्पल्स लूंगा, ठीक है? इसके बाद में अपन एग्जाम्पल्स लेंगे अपन इस पे। और एग्जाम्पल में मैं सबसे पहले ले रहा हूं ये BCl3। इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करें, ठीक है? BCl3 का हाइड्रोलाइसिस करें तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं एक बार, ठीक है? दरअसल होता क्या है, देखिए ये BCl3 है, एक मॉलिक्यूल है। कहते हैं कि जब बोरोन का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको इस बोरोन के पास में 3 बॉन्ड बनाने के बाद में एक खाली ऑर्बिटल मिलेगा, वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाएगा, ठीक है ना? तो बोरोन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होता है ऐसे। अब जब हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो वाटर का मॉलिक्यूल आएगा और वाटर का मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा। अब वाटर में भी क्या होता है कि जैसे आप कहते हो, वाटर में अगर अपन बात करें, देखिए ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास में क्या है जी? लोन पेयर है। अच्छा एक बात और बताइए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इस पर नेगेटिव और H पे पॉजिटिव। तो मैं ये क्यों कह रहा था कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में ही वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहा था? कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के पास में खाली ऑर्बिटल ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि बेटा नेगेटिव का जो अटैक होगा वो पॉजिटिव पर होगा, ठीक है ना? जैसे देखिए BCl3 में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियल और इस पे पॉजिटिव। तो इसलिए मैं कहता था कि भाई ऑक्सीजन का अटैक कहां पे होगा? जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, यानी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अटैक होना है। और अटैक के लिए क्या होता है कि एक बार टेम्परेरी तौर पर, अरे अस्थायी टेम्परेरी तौर पर जुड़ना पड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल को। अटैक का मतलब यह है कि एक बार तो ऐसा का ऐसा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा। अब जुड़ने के लिए वहां पे बॉन्ड कौन सा बनेगा? तो बॉन्ड बनेगा बेटा जी, ये बॉन्ड बनेगा, ये ऐसा। आपको पता होना चाहिए कि एक का खाली ऑर्बिटल और एक का भरा हुआ ऑर्बिटल हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है?
कोऑर्डिनेट ऐसा बॉन्ड जो कि आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ा है, वहां पे पढ़ा है। तो ये H2O पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इस बोरोन से यानी BCl3 के कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से एक बार टेम्परेरी जुड़ जाता है। कौन से बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। क्लियर? इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ गया। ठीक है, एक बार टेम्परेरी जुड़ गया, लेकिन कहते हैं कि अब इस बोरोन के पास में बहुत ज्यादा घना एरिया बन गया, बल्कि ग्रुप जुड़ गए, बड़े बड़े ग्रुप जुड़ गए, तो ये स्टेबल नहीं है उतना। अब स्टेबिलिटी के लिए बोरोन क्या करेगा? बोरोन क्या करेगा कि इसको हल्का करना चाहेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया तो एक पुराना बॉन्ड तोड़ देगा। ठीक है ना? तो कहते हैं कि बोरोन और क्लोरीन यहां से अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएंगे तो क्लोरीन पर क्लियर कट कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। क्यों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस और बोरोन पे प्लस। अब ये अगर टूट जाएगा तो H2O भी दो हिस्सों में टूट जाएगा, जुड़े जुड़े ही। कैसे? H प्लस अलग हो जाएगा बेटा इससे, तो OH पे तो क्या रह गया? -1, वो तो बोरोन से जुड़ा हुआ रह जाएगा। और ये जो H प्लस है ना, ये कहां आ जाएगा? ये H प्लस इधर आके इस Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या होने वाला है? देखिए, एक HCl निकल गया और क्या हुआ? बोरोन के पास में जो Cl था उसकी जगह किसने ले ली? इस OH ने ले ली। और ये देखिए, और वापस वो का वो खाली ऑर्बिटल था ना, वो अब फिर से खाली हो गया। समझ रहे हो? अब फिर से क्या करो साहब, वही प्रोसेस वापस रिपीट होगा। अब बार बार वही होने वाला है। एक H2O का टेम्परेरी अटैक, ये H प्लस की फॉर्म में निकल गया, और अब यहां से Cl माइनस की फॉर्म में निकल गया। दोनों मिलकर क्या बना देंगे? HCl बना देंगे। और अब BOH OH Cl, और ये देखो खाली ऑर्बिटल फिर से हो गया। अगले स्टेप में फिर वैसा ही रिपीटेशन होगा बेटा जी। क्या? ये लो, है ना, H प्लस निकल जाएगा और यहां से Cl माइनस निकल जाएगा। तो आगे का यहां पे दिखा देता हूं, आगे की चीज यहां पे दिखा रहा हूं भाई। एक HCl बाहर आ गया, अब क्या बन गया? BCl Cl Cl, और तुम कहोगे तीनों Cl की जगह कौन ले ली? OH OH OH। सही है। और ये वैकेंट ऑर्बिटल अब भी मौजूद है। तो इस प्रोडक्ट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे बना लो, चाहे इसको मैं H3BO3 बोल दूं, बोल सकता हूं। तो कहते हैं कि अगर न्यूट्रल मीडियम है तब तो ये ऐसा कैसा ही पड़ा रहेगा, और एंड प्रोडक्ट ये बन जाएगा H3BO3, जिसका नाम है बोरिक एसिड। क्या नाम है जी? बोरिक एसिड। लेकिन बेटा जी कहते हैं कि अगर अब इसको बेसिक मीडियम मिल जाए, एल्केलाइन मीडियम मिल जाए, बेसिक मीडियम मिल जाए, तो बेटा जी बेसिक मीडियम में इसको OH माइनस मिल जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि OH माइनस में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, पता है ये लोन पेयर इसको दे देगा, और ये लोन पेयर देने के बाद में बेटा जी ऐसी कंडीशन आ जाएगी। देखो, अब एक समस्या आ गई, ये जो OH माइनस जुड़ा है ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है बोरोन से। भाई खाली ऑर्बिटल है ना, जुड़ गया। इसको ऐसे दिखा दो, या फिर बेटा जी इसको ऐसे दिखा दो, BOH होल 4 -1, ऐसे दिखा दो, तो बेसिक मीडियम मिलेगा। तो एंड प्रोडक्ट ये बनेगा, और ये परमानेंटली जुड़ा हुआ रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि कोई बड़ा ग्रुप है ही नहीं, बल्कि ग्रुप नहीं है अब, इसलिए न्यूट्रल मीडियम में तो H3BO3, और बेसिक मीडियम में अगर OH माइनस अवेलेबल हो गए तो ये बन जाएगा। इस तरह से हाइड्रोलाइसिस होता है BCl3 का। अब कोई कहे कि सर ये तो आपने मैकेनिज्म बता दी, अगर सिंगल स्टेप में दिखाना होता तो क्या करते हैं? अरे बेटा जी बहुत इजी है, सिंगल स्टेप में दिखाना होता तो बेटा BCl3, और क्या ले लो जी? 3 H2O ले लो। लेकिन 3 H2O आएंगे तो देखो H प्लस और OH माइनस, ऐसे तीनों बॉन्ड टूटेंगे। अब साहब तीनों बॉन्ड टूटेंगे तो
बोरोन और क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है, कम बोरोन की है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है तो -1, बोरोन पे +1। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है तो -1, बोरोन पे +1। समझ रहे हो ना? इस तरह से बोरोन पे तो +3 चार्ज आ गया और तीनों Cl -1 में। इसी तरह से H2O के अंदर H+ और OH- है, उनको ले आओ। अब आप बताओ किस H+ तो किसके पास जाएंगे? क्लोरीन के पास में। ऐसे H+ इसके पास में और OH- किसके पास में जाएंगे? मैंने कहा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी बोरोन के पास में। अब आप देखो H+ क्लोरीन के पास में, OH- इसके पास में, कितने? 3। तो बन जाएंगे B के साथ में तो 3 OH चले गए और 3 बन गए HCl। ये लो सिंगल स्टेप में दिखा दिया। और वही बात न्यूट्रल मीडियम में तो पढ़ा रहने दो, कुछ नहीं कहा तो। और अगर बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में वहां पे OH- मिल जाएंगे, तो एंड प्रोडक्ट ये बता देना। तो थोड़ा सा हाइड्रोलाइसिस होता कैसे है ये पता चला। फिर मैंने क्या कहा कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में खाली ऑर्बिटल होना जरूरी है। तुम्हें यह पता चला कि यार वो किस काम आता है खाली ऑर्बिटल? तो H2O का अटैक होता है, उसके साथ में एक बार टेम्परेरी तौर पर उसको ऐसा का ऐसा जोड़ने के लिए ऐसा होता है। समझ रहे हो ना? तो एक एग्जाम्पल बताया, हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स बेटा जी इस पे लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर अपन ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ले, जहां पे ध्यान रखना ये सब क्वेश्चंस है भाई। क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये मैं बता चुका हूं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि भाई इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं होगा, पहला क्वेश्चन तो ऐसा बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन बेटा बन सकता है कि इसके हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना? एंड में बनेगा क्या, ये पूछ सकता है। 2 टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है ना? तो जरा देखिए, ऐसा सा ही एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं। कोई कहे PCl3 का हाइड्रोलाइसिस करो। बेटा जी PCl3 का हाइड्रोलाइसिस करना है तो सीधा कर दो ना। कैसे करोगे? देखो यहां पे फॉस्फोरस 3 क्लोरीन है। अब आपको पता होना चाहिए कि 3 H2O ले लो। 3 H2O लोगे तो क्लोरीन और फॉस्फोरस में से क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो अगर ये बॉन्ड टूटा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे -1 और इस पे +1, -1 +1, -1 +1, ठीक है? ऐसे तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे। अब H+ किसके पास में भेजो? तो 3 तो HCl बन गए और OH- किसके पास में चले गए? फॉस्फोरस के पास में। तो POH होल थ्राइस बन गया। POH होल थ्राइस क्या होता है वैसे? H3PO3। नाम क्या है ध्यान से सुन लो, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। समझ रहे हो ना? ये इसकी साहब बात आ गई कि PCl3 का हाइड्रोलाइसिस करें। अब एक चीज सुन लेना, तुम्हारे कई बार एक क्वेश्चन आता है कि भाई इसका हाइड्रोलाइसिस जनरली तो आप H2O से करते हो, ये H2O है नॉर्मल वाटर। कई बार कहता है नहीं हेवी वाटर से करो। तो हेवी वाटर से अगर करना हो तो बेटा जी कुछ नहीं है, इसकी जगह 3 D2O ले लेना। मैं तो सीधा बता रहा हूं, 3 D2O ले लेना। तो यहां पे H+ भेजते उसकी जगह तो D+ भेजना, और OH- भेजते उसकी जगह OD- भेज देना। तो पता है ऐसे केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा? 3 तो बनेंगे DCl प्लस P और OD का होल थ्राइस, ऐसे बना देना। और इसको D3PO3 बोल दो चाहे। समझ रहे हो ना कि भाई नॉर्मल हाइड्रोजन की जगह अगर ड्यूटीरियम ले लोगे तो हेवी वाटर बन जाएगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा ध्यान रखना, H2O की बजाय D2O दे दे तो कोई फर्क नहीं करना, लेकिन इसके लिए मैकेनिज्म पता होनी चाहिए कि किसकी तरफ कौन जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लो। नेक्स्ट एग्जांपल में PCl3 की बजाय PCl5 लेके बता देता हूं। ये सब P ब्लॉक में क्वेश्चंस आएंगे जो यहीं पे अपन कर रहे हैं भाई, ठीक है ना? जैसे PCl5 का हाइड्रोलाइसिस करें। PCl5 का हाइड्रोलाइसिस बेटा जी 2 स्टेप में होता है। पहले तो देखो फॉस्फोरस 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है? ध्यान में रह जाए इसके लिए। अब कहते हैं कि जब आप एक H2O लोगे, एक H2O लोगे तो ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस
क्वेश्चन भी पूछते हैं कि इसके पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, तो साहब ये बनेगा अपन कहें OH। और बेटा जी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में जब आप एक ही वाटर मॉलिक्यूल लोगे तो ऐसा होगा, बोलो क्या निकला, 2 HCl तो निकल गए और बन क्या गया, P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl, क्या कहोगे इसे, POCl3। बेटा जी अगर इसका आगे हाइड्रोलाइसिस करना है तो 3 H2O और ले लो, अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो 3 H2O लोगे तो ये फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड टूटेंगे, तीनों बॉन्ड तोड़ दोगे तो क्लोरीन पे -1 है, फास्फोरस पे +1 है। बताओ H+ किधर जाएगा, इधर, OH- किधर जाएंगे, इधर, 3 चले गए ना, तो P डबल बॉन्ड O और यहां 3 क्लोरीन की जगह किसने ले ली, OH ने, और साथ में क्या निकल गया, 3 HCl। तो ये क्या बन गया भैया, H3PO4। नाम क्या है, फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड बन जाएगा। अब तुम कहोगे कि सर हमें क्वेश्चन पूछे कि PCl5 के हाइड्रोलाइसिस का क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये बताना H3PO4। लेकिन 2 टुकड़ों में पूछे कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से तो क्या बनेगा, POCl3, और बेटा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से बनेगा वो ये बनेगा क्या, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, कई बार इसका सीधा कहे कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, साहब इसके लिए आपको 4 H2O ले लेने हैं और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट है H3PO4। अब बात आती है क्यों मैंने मैकेनिज्म बताई है। बाय द वे तुम्हें कह देता कि मुझे तो हेवी वाटर से हाइड्रोलाइसिस करके बताओ तो भी टेंशन नहीं है बेटा जी, तब आप क्या करते, देखो अगर हेवी वाटर कहता तो यहां क्या चेंज आ जाता, D2O ले लेता, आप देखते जाना, D2O ले लेता, तो इस H की जगह क्या होता, D, देखते रहियो बहुत काम की बात है, D2O है ना, और यहां क्या निकलता 2DCl, और ये O सीधा जुड़ जाता तो POCl3 ही बनता पहले स्टेप में। तो लेकिन जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने के लिए मैं हेवी वाटर लूंगा तो बेटा जी 3 तो DCl निकल जाएंगे, लेकिन यहां पे 3 क्या बनेंगे, OH की जगह क्या बनेंगे, OD OD OD, और ऐसे केस में इसको H3PO4 ने कह के क्या कह दोगे, बोलो, इसको आप कहोगे D3PO4। ये लो साहब, तो हेवी वाटर से भी हाइड्रोलाइसिस करना हो तो फिर ऐसे करो कि भाई कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना है तो ये प्रोडक्ट, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करना है तो ये प्रोडक्ट प्लस DCl। ये आप थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लीजिएगा और प्रैक्टिस भी करनी है। कुछ क्वेश्चंस और देखो बेटा जी, इस पर हाइड्रोलाइसिस पर क्वेश्चन मैंने बार बार यही कह रहा हूं, 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे भैया, कि हाइड्रोलाइसिस होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो क्या बनेगा। यहां मैं कोई लिमिट नहीं रख रहा हूं, पीरियोडिक, बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, तीनों के मिला के सारे क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं यहीं पे। और देखिए कुछ क्वेश्चन देखना, मेरा क्वेश्चन है OF2 कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, मतलब OF2 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता लेकिन OCl2 का हाइड्रोलाइसिस होता है, क्यों, ये मेरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई OF2 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता और OCl2 का हो जाता है, क्यों। और दूसरी बात पूछ रहा हूं, चलो हो जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये भी मेरा क्वेश्चन है। तो चलो अपन देखते हैं पहले तो कि क्यों नहीं हो रहा OF2 का हाइड्रोलाइसिस और OCl2 का क्यों हो रहा है। तो उसका जवाब मेरी पहली लाइन देगी, क्या कहा था मैंने कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है पहले वो पकड़ो और उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा क्या। चलो OF2 में कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है भैया, ऑक्सीजन की, और बेटा मैं बता चुका हूं कि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का वो एलिमेंट है जिसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, लिखवा चुका हूं। और OCl2 में पता है क्या कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है, और क्लोरीन थर्ड पीरियड का है और थर्ड पीरियड के पास में वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाता है, इसलिए हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। पहला तो वह कारण क्यों नहीं हो रहा। अब मैं बताऊंगा कि भाई OCl2 का होता है तो जरा करके बताओ
क्या बनता है? तो बेटा मैकेनिज्म दिखा दो, या तो मैकेनिज्म दिखा दो। मैकेनिज्म नहीं दिखाना चाहते तो आप बताओ, ऑक्सीजन क्लोरीन में से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए इस पे +1, ऑक्सीजन पे -1, इस पे +1, अगर ये बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन पे -1। अब 2 H2O ले आओ यार, 2 H2O लाओगे तो बताओ H+ कहां जाएगा? यहां पे, ठीक है। OH- कहां जाएगा जी? यहां पे, ठीक है। H+ कहां जाएगा? H+ कहां जाएगा? H+ तो यहां आया ना, और OH- किसके पास में जाएगा? पॉजिटिव वाले के पास में। इसी तरह से H+ O- के पास में, OH- यहां पे। बेटा क्या बना? एक तो H2O बन गया और ये बन गया ClOH। मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं ClOH कितने बनेंगे, यहां कई बार स्टाइकियोमेट्री भी काम आ जाती है, तो 2 बनेंगे भैया, ठीक है। कई जगह ऐसा भी करते हैं कि इस एक H2O से इस एक H2O को काटकर यहां पे एक ही H2O दिखा देते हैं, तो वो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका नाम क्या है बताओ, देखें तो आपको याद आ गया होगा, हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl। ClOH कहो, चाहे इसको आप HOCl भी कह सकते हो। तो इस तरह से जवाब देना है कि होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्या बनेगा, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करिए आप, सेम ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, जरा बताना जल्दी से कि NCl3 हाइड्रोलाइज्ड, मतलब NCl3 का हाइड्रोलाइसिस होता है, NF3 का हाइड्रोलाइसिस नहीं मानते, क्यों? क्यों नहीं मानते? तो उसका रीजन क्या लिख दोगे? आप तुरंत पहचानो कि भाई किसका नहीं हो रहा है हाइड्रोलाइसिस। तुम कहोगे सर इसका नहीं हो रहा है। इन दोनों में से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का। और याद है इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं थे। दूसरी तरफ आओ, नाइट्रोजन क्लोरीन, यहां पे एक बात सोचने वाली है। तुम कहोगे सर अब फंस गए ना, नाइट्रोजन क्लोरीन की तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बेटा सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी का केस आ जाएगा, और इक्वल अपॉर्चुनिटी का केस आ जाएगा तो इसमें नाइट्रोजन और क्लोरीन में से किसी के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाए, तो क्लोरीन तीसरे पीरियड का है, इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाता है, इसलिए यहां पे हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, भले ही इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में तुम तो एक काम करना, किसी के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाए तो हाइड्रोलाइसिस कर लेना, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा? अब क्या बनेगा ये देखना है, तो लो NClCl। मैंने क्या कहा हुआ है, इसकी पूरी मैकेनिज्म ही ले लेते हैं। क्लोरीन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है साहब, H2O लाओ, ले आया। 3 वाटर मॉलिक्यूल्स का अटैक हो सकता है, मैं एक ही स्टेप में दिखा रहा हूं सारा, ठीक है। ये लो टेम्परेरी तौर पर जुड़ गए साहब। अब याद है ना, यहां से H दूसरी तरफ जाता है और ये क्लोरीन अपने बॉन्ड तोड़ लेता है, तो 3 H दूसरी तरफ जाएंगे बेटा, और ये नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे, तो 3 H नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे तो क्या बन गई? अमोनिया गैस बन गई, ध्यान रखना। और हर बार क्लोरीन से क्या मिला है? OH, तो क्या बन गए? 3 ClOH बन गए, देखो जरा, ठीक है। इस तरह से अमोनिया प्लस हाइपोक्लोरस एसिड के कितने? 3 मोल बन गए, ठीक है। ये मैकेनिज्म हो गई, कुछ भी नहीं है। तो इन क्वेश्चंस का जवाब देना हमें आना चाहिए। अभी तो और हैं क्वेश्चंस इस पर, और क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन मान लो चाहे एग्जांपल मान लो, जैसे सेम बेटा जी, अब बार बार क्या बताना, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है लेकिन CCl4 का नहीं होता, क्यों? ठीक है ना, तो SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस करो, क्यों हो जाता है? तुम कहोगे सर सिलिकॉन और क्लोरीन में से सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और सिलिकॉन तीसरे पीरियड का है, इसलिए वैकेंट ऑर्बिटल थोक के भाव मिल जाएंगे इसके पास, तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। अब रही बात CCl4 में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, और कार्बन के बारे में बात हो चुकी, सेकंड पीरियड का है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और क्या। अब जिसका हो जाता है उसका करके बताओ, तो ये लो Si4 क्लोरीन है बेटा जी, एक ही स्टेप में मैं कह दूं कि 4 H2O जोड़ दो यार, 4 H2O जोड़ दोगे, लेकिन ये बॉन्ड जब टूटेगा तो बेटा क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो -1, और सिलिकॉन पे +1। अब आप बताओ H+ तो किसके साथ जाएंगे? क्लोरीन के साथ में, और 4 बार चले जाएंगे
तो 4 तो HCl बन जाएंगे, और OH-4 है वो सिलिकॉन के पास में जुड़ जाएंगे, तो SiOH का होल 4 ये बन जाएगा। और SiOH होल 4 का नाम पहले ही बता चुका हूं, क्या था? सिलिसिक एसिड। ध्यान से सुन लो, सिलिसिक एसिड। समझ रहे हो ना? तो ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्लियर? थोड़ा सा एक चीज मैं जरूर बता दूं कि SiOH होल 4 है ना बेटा, इसके बारे में एक चीज बताई जाती है कि अगर बहुत ज्यादा SiOH होल 4 इकट्ठे हो गए तो आपस में जुड़कर, देखो ऐसे ऐसे चारों तरफ से अगर ये जुड़ जाए, एक अलग बात बताता हूं, चारों तरफ से अगर जुड़ जाए और कहते हैं इसका पॉलीमराइजेशन हो जाए। पॉलीमराइजेशन का मतलब है पॉलीमर बन जाए, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं, तो जुड़ने का तरीका क्या होगा? ऐसे हर जगह से बेटा वाटर मॉलिक्यूल निकलता रहेगा, हर जगह से, ऊपर नीचे बाएं दाएं सब जगह से, हर जगह से H2O निकलता रहेगा, हर जगह से H2O निकलता रहेगा। तो कहते हैं कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। तुम पढ़ते हो, एक चैप्टर है पूरा का पूरा ऑर्गेनिक में, पॉलीमर। तो इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन भी कैसा? जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे वाटर है ये निकल जाते हैं, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। सुना है ना? संघनन। ठीक है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, संघनन बहुलकीकरण। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? कहते हैं कि एंड प्रोडक्ट SiO2 बनेगा। तुम कहोगे सर इतने सारे जुड़े और छोटा सा, अरे SiO2 तो एक यूनिट है, लेकिन सिलिका बन जाती है ऐसे, इसको कहते हैं सिलिका। सिलिका अपने आप में ऐसे नहीं होती, SiO2 की बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई रहती। ठीक है, तो ये तो बाद की बात है, यहां किससे रिलेटेड तो ये इतना ही काफी है। तो ये सब हाइड्रोलाइसिस किसका होगा और किसका नहीं होगा ये बताना हम सीख गए। एक और क्वेश्चन लो। अब तक अपन ने क्या किया कि भाई वेकेंट ऑर्बिटल है किसके पास में? कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट के पास में। अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी लेते हैं जो थोड़ा लफड़ा पैदा करे। आ चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। SF4 का तो हाइड्रोलाइसिस होता है, लेकिन SF6 का नहीं होता। क्यों? अब पता है बच्चा फंस गया कि सर इसमें तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट, यहां भी सल्फर है और यहां भी सल्फर है, और सल्फर कौन से पीरियड का है साहब? थर्ड पीरियड का है, और थर्ड पीरियड के पास में तो वेकेंट ऑर्बिटल थोक के भाव मिलते हैं ना। तो अगर ऐसा है तो क्या दिक्कत होगी मैं बताता हूं बेटा। SF4 में 6 और 4 10/2 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो इसका sp3d, आगे की बात है लेकिन अपन यहीं पे कर लेते हैं, छोटी सी बात है। SF6 6 और 6 12 sp3d2, ये तो हाइब्रिडाइजेशन है, ये बॉन्डिंग की बात है, लेकिन आगे ही सामने तो अपन यहीं पे कर लेते हैं। अब sp3d में बेटा जब 4 ही बॉन्ड बनते हैं तो कहते हैं कि ये इस तरह की शेप होती है, सीसोसेप्ट। इसको क्या कहते हैं? सीसोसेप्ट कह दो, कई जगह इसको पाई शेप भी कह देते हैं। और इसमें कहते हैं कि 6 के 6 बॉन्ड बन रहे हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल बनता है ऐसे। ऐसे। अब तुम कहोगे सर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है क्या? तो बताना चाहता हूं कि बेटा वेकेंट ऑर्बिटल इस सल्फर के पास में भी है और इस सल्फर के पास में भी है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल नहीं आएगा क्या? मैं कहता हूं वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, और यहां भी वाटर मॉलिक्यूल आएगा और बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे अब तक आ रहा था, ठीक है। लेकिन बेटा जी इस मॉलिक्यूल पर तो इसका अटैक हो जाएगा, जगह है, लेकिन कहते हैं कि इस सल्फर में इसको कहते हैं स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर
ठीक है ना, त्रिविम बाधा स्टेरिक फैक्टर है यहां पे, और स्टेरिक फैक्टर अगर है तो ये वाटर मॉलिक्यूल को इस सल्फर के नजदीक नहीं आने देंगे। खाली ऑर्बिटल है, इधर से वाटर तैयार है, लेकिन बेचारे वाटर को पहुंचने ही नहीं देंगे यहां पे सल्फर के पास। इसको कहते हैं स्टेरिक फैक्टर्स। चारों तरफ से मतलब एक तरह से रेस्ट्रिक्शन कर देना, रोक देना, उसको जगह नहीं मिलना, ठीक है ना। इसलिए स्टेरिक फैक्टर्स के कारण से इसका हाइड्रोलाइसिस हो ही नहीं पाएगा, लेकिन इसका हो जाएगा। ये लीजिए, ये कारण है भैया। तो इस तरह से मैंने आज आपको हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट बताना भी सिखाया, और हाइड्रोलाइसिस किसका होगा और किसका नहीं होगा ये बात भी अपन कर चुके हैं।